हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। आज की वीडियो में हम जो है वो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके मॉक टेस्ट कुछ पार्ट्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके लिए हम फर्स्ट पार्ट आज की वीडियो में इसको कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंडर लगभग आपके 30 MCQs को हम डील आउट करेंगे। एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, चार्ट्स का यूज़, पिक्चर्स का यूज़, इमेजेस का यूज़ भी किया गया है आपको समझाने के लिए। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड। एक वर्कशीट के अंदर रोज और कॉलम जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो उस एरिया को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेल। सेल वो एरिया होता है हमारा MS एक्सेल की शीट का जहाँ पर कि रो और कॉलम्स आपके इंटरसेक्ट करते हैं, उसे सेल कहा जाता है। सबसे छोटी यूनिट की बात की जाए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर एक्सेल शीट, तो वो भी हमारी जो होती सेल ही होती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर द कैटेगरीज। ऐसा कौन सा चार्ट है हमारा जो डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज की वैल्यूज़ को डिनोट करता है। तो अगर कॉलम चार्ट की बात की जाए तो ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉलम चार्ट हमारा इस्तेमाल होता है कंपेयरिंग करने के लिए वैल्यूज़ को डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज की। अगर चार्ट की बात की जाए तो MS एक्सेल जो हम ओपन करते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन में हम जाते हैं, वहाँ पर चार्ट रेफरेंस का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पर चार्ट रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा और मेनली 3 प्रकार के चार्ट यानी कि BPL इनका हम उपयोग करते हैं। बार चार्ट, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया। बार चार्ट को ही हमारा जो वो कॉलम चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके का हमारा कुछ कॉलम चार्ट आपका देखने को मिलता है। अब ये देखिए, यहाँ पर कैटेगरी 1 दी गई है, 2 दी गई है, 3 दी गई है। 3 काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स भी आप इन्हें बोल सकते हो। यहाँ पर मेंशन किया गया ब्लू कलर जो है प्लांट 1 को दर्शाता है, रेड कलर प्लांट 2 को, और 3 जो आपका ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर है आपका, वो प्लांट 3 को आपका दिखाता है। नीचे आपका जो है वो ईयर के जो मंथ्स होते हैं वो आपको दिया गया। देखिए बेसिकली यहाँ पर ईयर की बात नहीं की गई, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज को दर्शाने की बात की गई है। एक छोटा सा डिफरेंस रहता है चार्ट्स के क्वेश्चन में, जो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा एक्सेल का फंक्शन है आपको जो आपको बताएगा कि कितनी न्यूमेरिकल एंट्रीज आपके आगे दी गई हैं। नंबर्स होगा, काउंट होगा, सम होगा या चेक नम होगा। तो यहाँ पर 2 फंक्शंस हमारे काफ़ी ज़्यादा मेनली देखने को मिलते हैं, काउंट और काउंट ए। तो काउंट फंक्शन यहाँ पर आपको देखा जाएगा। न्यूमेरिकल एंट्रीज की अगर बात की जाएगी, नंबर्स को काउंट करने की बात की जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट करने की बात की जाएगी, तो आपका काउंट फंक्शन जो सही होगा। अब 3 प्रकार के मेन फंक्शंस जो है वो काउंट के देखने को मिलते हैं। एक का होता है काउंट, दूसरा होता है काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। अगर काउंट फंक्शन की बात की जाए तो यह आपका जितने भी सेल्स में आपकी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेगी उनको काउंट करेगा। एक्सेल शीट के अंदर आपके जितने भी सेल्स हैं और उन सेल्स में जितने भी सेल्स में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उन सेल को काउंट करने का काम आपका काउंट फंक्शन करेगा। काउंट ए की बात की जाएगी आपका, तो ये आप क्या करेगा, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो मतलब ऐसे सेल जहां पर आपके नंबर्स और एज वेल एज अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज को आपका ये काउंट करेगा, काउंट ए। परंतु इसमें जो है आपके वो एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा आपका फंक्शन है जो आपका एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करेगा। तो काउंट ए फंक्शन आपका होता है वो आपका एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करता है। काउंट्स द नंबर ऑफ अ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे और आपके जो है वो नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। ऐसे सेल को काउंट करेगा जो आपके अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों को इंक्लूड करेंगे। काउंट ब्लैंक की बात की जाएगी तो ये आपके सिर्फ उन सेल को काउंट करेगा जो आपके एम्प्टी होंगे। एक पर्टिकुलर रेंज आप दे दोगे, सपोज कीजिए आपने फंक्शन लगाया कि इक्वल टू, आप फंक्शन लगाते हो इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है जी। काउंट ब्लैंक आप लगा देते हो, यहाँ पर आप रेंज दे देते हो B1 टू C3, आपने सपोज कीजिए रेंज दे दी। तो इस रेंज के अंदर जितने भी आपके ब्लैंक सेल हैं उनको काउंट करने का काम हमारा कौन करेगा, काउंट ब्लैंक फंक्शन। उसके बाद जो लास्ट फंक्शन आता है जिसे इतना देखा नहीं जाता है वो काउंट इफ। अगर आपने स्पेसिफिक कोई कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम काउंट इफ का कंडीशन का उपयोग करेंगे। इफ का मतलब ही कंडीशन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन। अब आपने सपोज कीजिए लगा दी काउंट इफ, ब्रैकेट में आपने रेंज दे दी B1 टू B3, और वहाँ आपने क्या लिखा कि उसमें लिखा कि आपने कि ऐसे सेल को काउंट करना है जहाँ पर कि आपकी वर्ड्स हैं, जहाँ पर कि आपके पैराग्राफ है, जहाँ पर कि आपकी वैल्यूज़ हैं और जहाँ पर कि आपके
एक नंबर है, नंबर्स की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो उसके लिए आप काउंट इफ फंक्शन का उपयोग करेंगे। स्पेसिफिकली हमने कंडीशन लगाते नहीं। तो ये 4 काउंट के फंक्शन, इनको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अ फीचर दैट डिस्प्लेज ओनली द डाटा इन अ कॉलम अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, उसे कहा क्या जाता है। ऐसा फीचर है जो आपकी कॉलम के डाटा को पर्टिकुलर क्राइटेरिया आपने सपोज कीजिए सेट किया है, किसी कॉलम के ऊपर आपने क्लिक किया है और आपने उस कॉलम के अंदर किसी क्राइटेरिया को फिट किया है कि मुझे यार वही वैल्यू दिखानी है जो 100 से ऊपर होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा? फॉर्मूला कहा जाएगा, सॉर्टिंग कहा जाएगा, फिल्टरिंग कहा जाएगा, या पाइवट कहा जाएगा। उसे जो है हमारा वो सॉर्टिंग ना कहकर फिल्टरिंग उसे जो है वो कहा जाता है। फिल्ट्रेशन उसे का फिल्टरिंग का काम वो करता है। फिल्टर का काम मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम को हमने क्लिक किया और हम बता रहे हैं कि हमने उन्हीं कॉलम के उन सेल की ही वैल्यू को टिक करना है या उन सेल की वैल्यू को ही हाईलाइट करना है जिन सेल की वैल्यू हमारी 100 से ऊपर होगी, तो वो आपका क्या करेगा? वो फिल्टर का काम आपका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग। आपकी कोई ग्राफ दिया गया है, उसकी जो आपकी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है और प्रिपरेशन है, टेबल्स हैं, ग्राफ्स है, उसमें किस में यूज़ किया जाता है? एडोबे फोटोशॉप में, एक्सेल में, नोटपैड में, या पावर पॉइंट में? तो एक्सेल विल बी द राइट वन। एक्सेल के अंदर ही आपका जो है वो स्टैटिक्स को मेंशन किया जाता है, कैलकुलेशन बेसिकली की जाती है टेबल्स की। अगले क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल यू यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 एम्प्लॉयज इन ईयर 2016? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चार्ट्स की अगर बात की जाए तो माइनर सा स्टेटमेंट्स की वजह से जो है, आपके माइनर स्टेटमेंट की वजह से आपका जो है वो चार्ट का क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंप्लॉय की सैलरी दिखा रहा है 2016 के अंदर, ऐसा कौन सा आपका चार्ट होगा जो आपकी कंपेयर करेगा परफॉर्मेंस को, कि एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की जो एक पर्टिकुलर इंप्लॉय है उसकी एक साल के अंदर 2016 के अंदर परफॉर्मेंस क्या रही है। तो ये आपका जो वो लाइन चार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। परफॉर्मेंस चार्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर कॉलम चार्ट विल बी राइट वन। देखिए, कॉलम चार्ट भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर हो सकता है, पर प्रेफरेंस की अगर बात की जाए तो लाइन चार्ट ही हम देखेंगे इसमें। लाइन चार्ट ही इसका सही आंसर होगा। इसे जो है वो अगर लाइन चार्ट की जगह आपको परफॉर्मेंस चार्ट भी देखने को मिल जाए तो ये भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइन चार्ट को एक बार देख लेते हैं, इस तरीके का कुछ लाइन चार्ट हमारा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंप्लॉय है हमारा, ये पर्टिकुलर एक ही इंप्लॉय है, पर इसकी जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है कि 2016 में मई के महीने में यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस इतनी पहुँच जाएगी, उसके बाद इतनी, उसके बाद इतनी, उसके बाद इतनी, उसके बाद जो आपकी सेकंड परफॉर्मेंस है उसकी इस तरीके से देखी जा रही है। तो ये आपका लाइन चार्ट का एग्जांपल हो जाता है कि परफॉर्मेंस उसकी कितनी जाती है पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपकी। ठीक है जी, तो इस तरीके का आपका जो है वो लाइन चार्ट हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते कि विच वन इज नॉट अ फंक्शन इज MS एक्सेल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं आपको जो ऐसे क्वेश्चन है उसमें आपको जो है वो सब्ट्रैक्ट भी देखने को मिल सकता है। सम, एवरेज, यानी कि सम, AVG, मैक्स, मिनिमम। तो सम AVG की जगह आपको जो है वो सब्ट्रैक्ट भी देखने को मिल सकता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, यहाँ पर आपको जो है वो सब्ट्रैक्ट भी जो है आपको वो देखने को मिल सकता है तो इस क्वेश्चन का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B सही आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट होगा, एस्पिरेंट को डाउट होगा कि सर एवरेज फंक्शन तो इसमें काउंट होता है। तो देखिए, एवरेज फंक्शन जो है उसमें ज़रूर काउंट होता है। एवरेज फंक्शन होता है वो काउंट होता है, उसकी काउंटिंग की जाती है। एवरेज फंक्शन भी होता है, परंतु उसका जो एक्रोनिम यूज़ होता है वहाँ पर, या उसकी जगह उसकी एब्रीविएशन होती है, वो AVG नहीं होकर पूरी एवरेज ही लिखा जाता है। ठीक है जी, उसको जो है वो पूरा एवरेज ही लिखा जाता है। इतना इस स्टेटमेंट्स या इस आपकी एब्रीविएशन से इस क्वेश्चन को सही और गलत में डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। अगर आपको इंटरफेस पता होगा, मैं हज़ार बारी बोलता हूँ कि MS एक्सेल, MS ऑफिस और MS पावर पॉइंट के इंटरफेस को एक बारी ज़रूर जाकर देखिएगा। तो AVG नहीं होगा, AVG की जगह एवरेज होता है। वैसे सब्ट्रैक्शन की बात की जाती है, AVG की जगह आपका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी यही डिफरेंस रहता है। SUB और सब्ट्रैक्शन के बीच में फ़र्क रहता है। तो सम भी होता है, मैक्स भी होता है, मिनिमम भी होता है, परंतु AVG ना होकर हमारा एवरेज होता है। अब एक बार देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से फंक्शन देखने को मिलते हैं। सम होता है, बिल्कुल टिक मार्क कर लीजिए। मैक्स, मिनिमम। अब ये देखिए यहाँ पर AVG की जगह ना होके हमें जो है वो एवरेज देखने को मिलता है। AVG ना होके एवरेज होता है। काउंट होता है, काउंट A होता है। लेन होता है जो लेंथ को दर्शाता है टेक्स्ट की। ABS होता है एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू को दर्शाता है। रैंडम, किसी बीच के रैंडम नंबर को दर्शाता है। रैंडम बिटवीन, पर्टिकुलर रेंज दी जाती है कि इस रेंज के बीच में, टॉप और बॉटम के बीच में कोई रैंडम हमें नंबर बताना है। अपर, लोअर और प्रॉपर टेक्स्ट की बात की जाती है। तो इस प्रकार के हमारे कुछ फंक्शन जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला के अंदर हम जाएंगे, वहाँ पर जाके हमें जो है वो इस प्रकार के फंक्शन देखने को मिलता है। फॉर्मूला के अंदर हम जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इंसर्ट फंक्शन के पास हमें ऑप्शन जाएगा। इंसर्ट फंक्शन को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके का हमें जो है वो पर्टिकुलर कुछ फंक्शन देखने को मिलेंगे। एवरेज नहीं होता है,
सॉरी एवरेज होता है, एवीजी नहीं होता, तो इस बात को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि फंक्शन इन MS Excel मस्ट बी बिगिन विद, जो हमारा फंक्शन होता है या फॉर्मूला होता है वो किससे बिगिन होता है? तो हमारा जो है वो आप सभी को पता है कि इक्वल टू साइन से जो हमारा फंक्शन और फॉर्मूला हमेशा जो है वो शुरू होते हैं, तो इक्वल टू साइन विल बी राइट वन। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि विच फंक्शन MS Excel चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बताएगा कि कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है? तो इफ फंक्शन जो हमारा होता है वो कंडीशन के लिए ही यूज किया जाता है। इफ फंक्शन हमें बताता है कि पर्टिकुलर कंडीशन हमारी जो हमने पर्टिकुलर रेंज के अंदर दी गई है वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, कंडीशनल, ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो ये हमारे जो है बेसिकली दो प्रकार के ऑपरेटर देखने को मिलते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो हमारा ग्रेटर देन का साइन है वो किस तरीके का ऑपरेटर के अंदर आएगा। ये जो हमारा है वो लॉजिकल ऑपरेटर होगा या अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा। तो लॉजिक जितने भी आपके लेस देन होते हैं, इक्वल टू होते हैं, तो ये हमारे जो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में एक बारी देख लेते हैं। तो इक्वल टू जो हमारा होता है ये भी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। ग्रेटर देन लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आएगा जो वैल्यू को काउंट करेगा, ऐसी वैल्यू जो हमारी पर्टिकुलर डिजिट से बड़ी होगी। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू को हमारा कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, इनके सिंबल्स भी आपने जो है वो याद करके जाने हैं। इक्वल टू का इजी है, ग्रेटर देन, लेस देन का इक्वल टू सही है, इसका सिंबल याद करने के लिए आसान है। ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आप याद रख सकते हो, मेन आपने याद रखना है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू को जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर द टाइम। तो ऐसा कौन सा हमारा चार्ट है जो शो करता है कि किसी पर्टिकुलर चेंज के अंदर ट्रेंड है हमारा वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है हमारा वो चेंज किस तरीके से हो रहा है। तो लाइन चार्ट दोबारा एक आंसर हो जाएगा कि लाइन चार्ट विल बी राइट वन। तो लाइन चार्ट हमें यह बताएगा कि पर्टिकुलर समय के अंदर ट्रेंड हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है। हूबहू यही क्वेश्चन आपका आ सकता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा या कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम्स ऑफ कॉलम इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नोन एज। पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में हमने किसी कंडीशन को लगाना है, आइटम को लगाना है, पर्टिकुलर हमारे पास कोई आइटम है उसे कॉलम और सीक्वेंस में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? अरेंजिंग का, ऑटोफिल का, सॉर्टिंग या फिल्टरिंग का। तो हम यहाँ पर जो है वो सॉर्टिंग का उपयोग करेंगे। सॉर्टिंग ही बेसिकली कहा जाता है कि हमें अल्फ़ाबेटिकली लगाना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन आपके पास होंगे उसमें आपके पास आप मैसेज में अगर आप चले जाओगे तो आप सभी को जब टिक मार्क ऑल कर दोगे तो वहाँ पर जो आपका राइट कॉर्नर होता है, राइट कॉर्नर टॉप के ऊपर आपको जो 3 इस तरीके की जो है बार्स देखने को मिलते हैं। जब आप उनके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो है वो सॉर्टिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सॉर्टिंग ऑप्शन में आपको 2 से 3 ऑप्शन में देखने को मिलते हैं कि न्यूएस्ट फर्स्ट, ओल्डेस्ट फर्स्ट, जो जिसकी लेंथ सबसे बड़ी मैसेज की है वो पहले लगाना है, अल्फ़ाबेटिकली आपको अरेंज करना है, तो ये आपको सॉर्टिंग में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है द डैश फीचर ऑफ MS Excel क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डाटा। पर्टिकुलर आपको एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ को आप एक इस तरीके से सपोज कीजिए आपके पास कॉलम है और यहाँ पर आपने जो है वो 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो बजाय इसके कि आप कॉलम के ऊपर एंटर कर वैल्यूज़ को कंप्लीट करो, एक फीचर होता है जिसकी सहायता से आप इस तरीके से क्लिक करके उसे जब ड्रैग करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो उस नंबर ऑफ सीरीज़ को फिल कर देता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑटोफिल, ऑटो कंप्लीट, ऑटोफिल, फिल हैंडल या फिर सॉर्टिंग। तो उसे जो है वो ऑटोफिल के नाम से जाना जाता है। ऑटोफिल विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ अ होल। अब यहाँ पर कंपैरिजन की बात की जा रही है कि किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के पार्ट्स को कंपेयर करना है आपने, तो उसके लिए आप किस पार्ट का उपयोग करोगे? तो पाई चार्ट जो हमारा होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। पाई चार्ट होता है, इसे डॉगनट चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन या ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे। एक तो कंपेयर करना है आपने पार्ट्स को, किसी पर्टिकुलर आइटम है उसके कंपेरिजन, उसके पार्ट्स को, उसके पर्टिकुलर कोई आइटम है उसके पूरे पार्ट को आपने कंपेरिजन करना है, तो उसके लिए पाई चार्ट का उपयोग होगा। ठीक है जी। और इसके साथ ही डॉगनट चार्ट किसे कहा जाता है? तो ये भी पाई चार्ट को कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। इस तरीके का हमारा कोई पाई चार्ट होता है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास एप्पल लिखा हुआ है, तो ये आपके पास एप्पल को दर्शा रहा है कि एप्पल में कितने आपके विटामिन सी होता है, B12 आपका जो है विटामिन B12 आपका जो है वो कितना होता है। ठीक है जी। इसके बाद आपका इसमें जो है वो आयरन कितना पाया जाता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एप्पल के प्रोडक्ट को ये दिखा रहा है कि एप्पल में कितना % क्या क्या होता है। तो एक पर्टिकुलर होल के आपको किसको दिखा रहा है? पर्टिकुलर होल के पार्ट को कंपेयर कर रहा है कि उसमें जो है आपके वो क्या क्या मिलेगा। आपको विटामिन सी कितना मिलेगा, B12 कितना मिलेगा, आयरन कितना मिलेगा, कैल्शियम वगैरह तो चलो होता नहीं है, तो कितना मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो ये आपको पर्टिकुलर एक वैल्यू के
एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात की जाए कि एक वैल्यू को हमने दर्शाना है कि एक वैल्यू के अंदर क्या क्या आते हैं, तो उसके लिए हमारा जो है पाई चार्ट सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज। तो आपको पता होगा कि रो को किस तरीके से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताइए कि रो को जो है वो किस नाम से या किस तरीके से लेबल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट अ चार्ट। एक चार्ट को आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे? पाई विजार्ड का, एक्सेल विजार्ड का, डाटा विजार्ड का, चार्ट विजार्ड का। तो चार्ट विजार्ड हमारे पास जो ऑप्शन होता है उसका हम उपयोग करते हैं चार्ट को क्रिएट करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम चार्ट विजार्ड का ऑप्शन करते हैं। हमने ये देखना है कि चार्ट विजार्ड कहाँ मिलेगा। इंटरफेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हमको ये देखना है कि चार्ट विजार्ड जो है हमें वो किधर देखने को मिलेगा। तो हम कहाँ करेंगे कि हम होम के ऊपर जो हमारा बटन होता है वहाँ पर हमें इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हम इंसर्ट करेंगे उसके बाद रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। या चार्ट विजार्ड का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इंसर्ट करेंगे उसके बाद रिकमेंडेड चार्ट या फिर चार्ट विजार्ड का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पर उसके साथ हमें इस तरीके को चार्ट देखने को मिलता है। मेन हमारे 3 प्रकार के चार्ट होते हैं BPL, बार चार्ट, पाई चार्ट या फिर लाइन चार्ट। बार चार्ट को कॉलम चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चार्ट विजार्ड हमारा जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर हम जाकर चार्ट को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसे ग्राफ की सहायता से हमें बताना है। तो हम किसकी सहायता से हम करेंगे, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर हमें दिखाना है तो उसके लिए हम पाई चार्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन। हूबहू यही क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। एक हल्की सी स्टेटमेंट से आपका जो चार्ट का क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो रट लीजिएगा इसे या देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू वर्कशीट। अब यहाँ पर जो है अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया हो तो आपने समझ लेना है कि प्रेजेंट टाइम की बात की जाती है। प्रेजेंट टाइम में हम खाली एक वर्कशीट के ऊपर कार्य कर सकते हैं। आपको मुझे ऑप्शन में ये बताने की जो ओल्ड वर्कशीट हमारे पास होती थी या ओल्ड एक्सेल होता था उसमें हम एक समय में बाय डिफॉल्ट हमें कितनी प्रकार की वर्कशीट देखने को मिलती थी, यानी कितने नंबर ऑफ वर्कशीट जो हमें देखने को मिलती थी। इसका अपने जो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड एन। एक एक्सेल फाइल को किस नाम से जाना जाता है? स्प्रेडशीट, वर्कशीट, वर्कबुक या शीट। तो हमारी जो एन एक्सेल फाइल होती है उसे जो है हम वर्कबुक के नाम से भी जो है हम जानते हैं। एक्सेल की पूरी फाइल है उसे जो है वो वर्कबुक के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रेडशीट आपकी जो होती है वो सिंगल शीट होती है। वर्कशीट आपका वो एरिया होता है जहां पर आप कार्य करो। वर्कबुक डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेडशीट और वर्कशीट का मिक्सर या फिर उनके मिक्सचर को हमारे या फिर उनके जो कलेक्शन होता है उसे वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल। काफ़ी ज़्यादा लोग इसका आंसर गलत बताएंगे। लगभग 90% बच्चे इसका आंसर गलत बताएंगे, मुझे यकीन है इस बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोग इसका आंसर स्प्रेडशीट बताएंगे, परंतु अगर स्टेटमेंट को देखा जाए ट्विस्ट इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अगर आपको ये बताते कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, अगर आपके पास सिर्फ स्टेटमेंट इतनी होती तो आपका आंसर यहाँ पर स्प्रेडशीट हो सकता था, बिल्कुल सही हो सकता था। परंतु यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है और उसके बाद इसमें लिखा गया है कि सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अब यहाँ पर बात की जाए तो डाटाबेस के कॉन्सेप्ट में हम इस पूरी स्टेटमेंट को डाटाबेस की डेफिनेशन के रूप में पढ़ा जाता है। यहाँ पर डाटाबेस जो है वो उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पर हाफ स्टेटमेंट आपकी देखने को मिलती है तो ये आपका बेशक स्प्रेडशीट इसका बिल्कुल सही आंसर हो सकता था। परंतु सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल की बात की जाए, डाटा हायरार्की की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमें जो है वो लास्ट में डाटाबेस देखने को मिलता है। तो डाटाबेस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को ऐसे के ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आपको कन्फ्यूज करना हो स्प्रेडशीट और डाटाबेस के बीच में तो इन्हीं इसको जो है वो हूबहू डाला जा सकता है और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन से जो है वो 80 और 78 के बीच का फ़र्क पड़ जाता है आपको देखने को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल यू यूज़ टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ अ सेल्स टू प्रोडक्ट्स। टू प्रोडक्ट की आपको कंपेरिजन करना है तो उसके लिए हम कॉलम चार्ट का उपयोग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। टू प्रोडक्ट है आपके, इस तरीके से आपका चार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। और यह आपके कॉलम चार्ट को इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये जो है पर्टिकुलर 2 प्रोडक्ट की जो है परफॉर्मेंस को हमारा दिखाता है कॉलम चार्ट। अगला क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर द डाटा इज एक्सेल इज नोन एज। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हो और बेसिक यूनिट भी। तो सेल जो है आप सभी को पता है इसकी बेसिक यूनिट होती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि इन एक्सेल विच वन डिनोटेड अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू B5। B1 से B5 की रेंज को आपको बताना है कि किसके साथ दिखाया जाता है। तो एक माइनर सा डिफरेंस रहता है इन 2 डॉट्स का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, B1 to B5। अगर कैलकुलेशन करना है भाई तो इसके बीच में सेल कितने होंगे हमारे, ठीक है जी। आपने मुझे कैलकुलेट करके ये बताना है कि B1, ये तो आपको रेंज दे दी है, ठीक है जी। B1 to E5 ये आपको रेंज दे दिया। अब आपने मुझे बताना है कि इसके बीच में कितने सेल हमें जो है वो देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए,
ठीक है, कितने सेल हमें जो है वो इसके बीच में देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम आने में काफ़ी कम दिन बच चुके हैं, लगभग 9 दिन आपके बचते हैं, 8-9 दिन बचते हैं। तो इस समय आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना ही चाहिए कि B1 टू E5 आपके कितने सेल काउंट होंगे। अगर नहीं आता है तो उसमें भी आप मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को डालूंगा। अगर आता है तो इसका आंसर मुझे बताइए कि B1 टू E5 में आपको कितने सेल टोटल देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज गुड फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डाटा। सिंगल सीरीज ऑफ डाटा है, उसको जो है वो फिल करने के लिए आपको किस चार्ट की आवश्यकता होगी, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या फिर कौन चार्ट। तो पाई चार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंगल सीरीज ऑफ डाटा है, उसको फिलअप करने के लिए हमारे जो है पाई चार्ट की आवश्यकता होती है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जिसमें कि बेसिकली हम जो है वो चार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जो हमने क्लियर कर दिया और चार्ट से रिलेटेड ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन थे वो आए हैं। इसके साथ ही कल जो है एक और वीडियो डाली जाएगी जिसमें कि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। बेसिकली आपके एग्जाम से पहले पहले जो है वो आपके MS ऑफिस को जो है वो कंप्लीट यहाँ पर करवाया जाएगा। शॉर्टेज ऑफ टाइम था, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे काम था, कुछ ऑफिशियल वर्क भी था, जिसकी वजह से जो है मैं लास्ट के 2 दिन में वीडियो नहीं डाल सका। और बहुत लोगों को पता भी होगा कि क्यों वीडियो नहीं डली है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी होगी। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, जिसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी थे और लेवल जो है वो क्वेश्चन का हो सकता है कि आपको थोड़ा मॉडरेट लगे, परंतु एक स्टेटमेंट की वजह से क्वेश्चन पूरा बदल जाता है। प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम कल डाल देंगे जिसमें के अंदर आपके लगभग 100 के करीब MCQ को डिस्कस किया जाएगा। MS एक्सेल के फॉर्मूला भी होगा, मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हमने बेसिकली चार्ट्स के ऊपर डील आउट किया है। टिल देन रिवाइज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।